नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पंजाब में रैली करने से रोकना निंदनीय है। सीएम चन्नी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी का रूट गोपनीय होता है, लेकिन उसका खुलासा कर दिया गया जो राज्य सरकार और पुलिस का फेलियर है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को निवेदन भी करेंगे। आज पंजाब में फिरोजपुर में जो रैली को संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, उसमें बहुत ही एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूं कि वहां के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहां के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की और एक ट्रैफिक क्लियरेंस की स्टेट गवर्नमेंट की होती है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूं और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूंगा कि उस सरकार को बर्खास्त करें। पीएम मोदी की रैली को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद रतनलाल कटारिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का पंजाब में रास्ता रोककर कांग्रेस ने अपने षड्यंत्र को उजागर किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पंजाब में प्रधानमंत्री विकास कार्यों का शुभारंभ करें। कांग्रेस कहां तक गिर गई, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं रतनलाल कटारिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जानबूझकर सेंधमारी कराई गई। आज पंजाब में प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोककर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अपने उस षड्यंत्र को उजागर किया है जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी पंजाब के विकास कार्यों का वहां पर शुभारंभ करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुटिल शतुर्मुर्गी चालों के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के दौरे में व्यवधान डाला और आज उनकी जान को भी जोखिम था और हम उसकी कड़ी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पीएम मोदी की रैली रद्द करने को लेकर बयान दिया। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है, इसके पीछे देश विरोधी ताकतें और कांग्रेस का षड्यंत्र है। ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को रहनी चाहिए जो देश के सबसे प्रमुख लीडर की सुरक्षा की चूक की जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इन लोगों को जो है ये कहना चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं है। और सारा देश इस बात के ऊपर बहुत क्षुब्ध है कि इतनी बड़ी चूक पंजाब में आज जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई है और नाराजगी में है, गुस्से में है पूरा। और मैं कहूँगा कि ऐसी सरकार को रहने का कोई नहीं। यमुनानगर में कन्या भ्रूण हत्या एक पाप और नशा एक अभिशाप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। उस समय प्रदेश में 1000 लड़कों के पीछे 837 लड़कियां थीं। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रयास किया, जिसके बाद अब प्रदेश में 1000 लड़कों के पीछे 935 लड़कियां हैं। वहीं उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री तो एक राष्ट्रीय जो एक हमारे मान सम्मान के प्रतीक हैं और उनकी आने जाने में उनकी किसी कार्यक्रम में रुकावट करना बहुत चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण। थैंक यू सो मच सर। देन मिस्टर रामनिवास एंड मिस्टर सुनील। Next we have DSP Subhash
डाडम हादसे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, जहां सरकार दावा कर रही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इनेलो सरकार प्रशासन पर माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ कर दिया है कि विपक्षी दल मामले पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 10 से 15 दिनों में आने की बात कही जा रही है। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। भिवानी डाडम हादसे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग की। इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम खनन अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अगले 10 से 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे हादसे के कारणों का पता चल जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एसआईटी गठित करी, एसपी है, एसडीएम है, फॉरेस्ट का अधिकारी है, एक माइनिंग अफसर है। इस तरह की टीम बनाई है, जो टीम बना के रिपोर्ट देगी कि किस कारण से हादसा हुआ है। कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी सर? क्या जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसमें देख रहे हैं। आने वाले 8-10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। भाई किस हादसा, बार बार जो आरोप लग रहा था जी ये तो माइनिंग बाहर से हुई है, ये भी है कि माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग के अंदर का पार्ट है जो गिरा है। और गाजियाबाद रोड सेफ्टी जो माइनिंग देखती है वो भी लोग हैं, जहाँ माइनिंग सेफ्टी जो को देखते हैं, उसको जो देखते हैं वो भी इसमें वहां पे कमेटी में। वहीं मूलचंद शर्मा ने अवैध खनन की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसे लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। बार बार जो आरोप लग रहा था जी ये तो माइनिंग बाहर से हुई है, ये भी है कि माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग के अंदर का पार्ट है जो गिरा है। और गाजियाबाद रोड सेफ्टी जो माइनिंग देखती है वो भी लोग हैं, जहाँ माइनिंग सेफ्टी जो को देखते हैं, उसको जो देखते हैं वो भी इसमें वहां पे कमेटी में। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डाडम पहाड़ हादसे वाली जगह का दौरा किया और मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। गुंडागर्दी फैला रखी है, अगर गाँव का आदमी 8-10 पंचायतों के अंडर में पड़ा है। अच्छा। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। अगर कोई नहीं है तो संरक्षण किसको देने की बात है? 304 का अब तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? तो राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसका क्या है, किसका संरक्षण है, इसी के लिए तो जांच मांग रहे हैं हम। तो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब से ये किसको अलॉट हुई थी, आगे कैसे ट्रांसफर हुई, ये सब एक इंक्वायरी का विषय है, जहां बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो इन सवालों का जवाब जो है सीबीआई को दी जाए और हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में ये जांच हो। जाहिर है कि जहां हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर होने का दावा कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर उसे घेर रहा है। यानी इन दिनों डाडम हादसे पर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए अब खबर है गुरुग्राम से, जहां जिला वासियों के वैक्सीनेशन सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए और इन नंबरों पर संपर्क कर लोग वैक्सीनेशन से जुड़े अपने सभी संशयों को दूर कर सकते हैं। लोग इन हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी वर्किंग डे में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी डॉक्टर यश गर्ग ने बताया है कि जिले में जिन लोगों ने अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं लगवाई है या दूसरी डोज लंबित है, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
अंबाला में एक बार फिर से आपको बता दें कि बार एसोसिएशन ने मीटिंग की है, जिसमें संयुक्त रूप से यह फैसला लिया गया कि 15 जनवरी तक कोर्ट में अर्जेंट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा जमानत और स्टे मैटर पर ही फिजिकल सुनवाई की इजाजत होगी। वहीं बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों पर कोरोना नियमों की पालना पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। हरियाणा सरकार के निर्देश थे कोविड को लेकर कि कोविड जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में और भारत देश में, इसके लिए भी हमारे पास रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अपने सलाह विचार विमर्श करके आज हमने फुल हाउस की मीटिंग जिला बार अपने एसोसिएशन की ओर से बुलाई थी और इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 15 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जो कार्य रहेगा वो थ्रू वीडियो रहेगा और जो अर्जेंट मैटर है, चाहे वो स्टे मैटर है या बेल मैटर है, उस पर ज्यादा काम होगा और बाकी केसेस में डेट्स लगेंगे। कंडाल में वैक्सीनेशन अभियान लगातार चल रहा है और बरसात के बीच भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि शहर में 19,77,378 लोगों को वैक्सीन लगी है। इनमें से 11,45,244 लोगों ने पहली डोज लगवा ली और 8,32,134 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई। आपको बता दें कि 117 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। महेंद्र सिंह ने बताया है कि बिना वैक्सीनेशन के कहीं भी एंट्री नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते वैक्सीन लगवाने के लिए मैं आया हूं। यमुनानगर में बुधवार को 4 और नए ओमिक्रॉन के केस सामने आए, जिसके बाद जिला में ओमिक्रॉन से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पहले जो 3 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे वो नीदरलैंड से आए थे, जबकि जो 4 लोग ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि अभी तक जिले में विभिन्न देशों से 1,141 लोग आए। इनमें 316 हाई रिस्क देशों से, 825 लोग लो रिस्क देशों से आए। इनमें 231 लोगों का 7 दिन का समय पूरा हो चुका है, जिनमें से 208 लोगों के सैंपल लिए गए। उनमें से 174 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 7 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे टोटल जिले में केसेस हैं, जिनमें से हमारे पास 38 पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं और 27 केसेस जो है वो होम आइसोलेशन। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच रेवाड़ी में सख्ती दिखने लगी है। दोनों डोज के बगैर सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बैन हो गई है। जिला सचिवालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल के बाहर एंट्री से पहले पुलिसकर्मी दोनों डोज लगे सर्टिफिकेट की जांच करते हुए दिखे हैं। इस दौरान बहुत से लोगों के साथ जेजेपी के प्रदेश महासचिव और पूर्व रोडवेज प्रधान के पास सर्टिफिकेट नहीं मिले और इसकी वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली। वहीं पुलिस ने सड़कों पर बगैर मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी ने बगैर मास्क घर से बाहर निकले लोगों के चालान भी काटे। आपको बता दें कि प्रशासन की 5 से ज्यादा टीमें और पुलिस की कई टीमों को आदेशों को सख्ती से लागू कराने के लिए शहर में उतारा गया। कोरोना पीरियड से चल रहा है, जैसे यस्टरडे को ही बहुत सारे 35,000 समथिंग केसेस आए हुए हैं, तो अभी काफ़ी ये पनप रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पब्लिक में जागरूकता भरना हमारा एक दायित्व है। हमारे यहाँ पर पब्लिक को आम, यदि हम ही जागरूकता नहीं रहेंगे, जब स्टाफ ही जागरूकता नहीं रहेगा तो आम पब्लिक में जागरूकता आएगी कहाँ से? राज्य परिवहन निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के डिपो जीएम को निर्देश जारी किए और कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर एम्बुलेंस के लिए ड्राइवरों की मांग की है। आदेश में साफ है कि एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए 614 ड्राइवर की जरूरत है।
इस लिस्ट में यमुनानगर डिपो भी शामिल है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाई जाने वाली पिंक बसों को फिलहाल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली गई है। वहीं यमुनानगर डिपो के जीएम ने बताया है कि उनके पास 5 पिंक बसें आई हैं। इस दौरान जीएम ने बताया कि सरकार की ओर से पिंक बसों को इमरजेंसी में एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनवाया था। करनाल में प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली कर अपना विरोध जताया। हजारों की संख्या में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी वर्कर ने आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रैली के दौरान चंडीगढ़ में हुई सरकार के साथ वार्ता विफल रहने की बात भी कही। करनाल में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाली 12 जनवरी को जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अपने शक्ति को दिखाने के लिए ये सरकार ने मजबूर किया है कि ये पिछले 1 महीने से ये तो ठंड में अपने घर परिवार छोड़ के आंदोलन कर रही है और कोई नाजायज कोई भी मांग नहीं है। हम चुनौती देते हैं कि कोई भी बोले कि कोई एक मांग में कोई चीज गलत है या उसको करने के लिए सरकार के पास में साधन नहीं है तो हम चुनौती देते हैं। और ये भी नहीं, ये सिर्फ अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, ये देश की भविष्य है, ये जो देश के बच्चे और उनका भविष्य बनता है कि इन्हीं के हाथों में और उनका जो पोषण और उनका स्कूल पूर्व शिक्षा इस सब के लिए ये देश के निधि हाथों में सौंपने जा रहे हैं और उसके लिए बजट का आवंटन का कटौती कर रहे हैं। और ये सरकार की नीति, चाहे वो हरियाणा का भाजपा सरकार हो या केंद्र का भाजपा सरकार हो, उन नीतियों के खिलाफ में ये मांग है कि ये निजीकरण बंद किया जाए और इसके अंदर पूरा साधन। तोशा में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने HSIIDC कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं की मांग है कि जब गांव में इतना बड़ा खनन का काम चल रहा है, उसमें काम करने के लिए बाहर के लोग बुलाए जा रहे हैं, जबकि गांव वालों को अनदेखा करके उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। वहीं HSIIDC के ऑपरेटिंग मैनेजर मान सिंह ने कहा है कि कंपनी के अंदर एक प्रोसेस के तहत ही युवाओं को नौकरी दी जाती है। जो उस प्रोसेस के तहत लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार से पास होता है उसे नौकरी दी गई है और जो उस प्रोसेस में फेल हुआ है उसे कंपनी में काम के लिए नहीं रखा जाता। प्लाटून कंपनी मुर्दाबाद, 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 HSIIDC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंद्रिय अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलन में सहयोग करने वाले किसानों और आड़तियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह में बोलते हुए किसान नेता रामपाल चहल ने कहा है कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ 1 साल से भी अधिक समय तक चले आंदोलन के दौरान जिन भी व्यक्तियों ने किसान आंदोलन में सहयोग किया है उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रदेश भर में किसान सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा है कि किसानों की कुछ मांगे अभी भी पेंडिंग है, जिनको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आगामी 15 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग करेगा। आज भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की तरफ से जो जंग जीत के दिल्ली, उसके सम्मान समारोह में यहाँ ब्लॉक इंद्री का जिस किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने, जिन का जैसा भी सहयोग रहा, चाहे किसी ने धन से कराया, चाहे किसी ने पत्रकारिता से कराया, चाहे किसी ने गाना गा के कराया, जो भी जिस तरह के भी उसका दिल रहा, आज उनका सभी के लिए सम्मान के आज बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश प्रदेश की सरकारी लोगों से आग्रह कर वेरिएंट से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इसे अपनाएं ताकि बढ़ते खतरे से अपना और अपने को बचाव कर सकें। इसी कड़ी में रेवाड़ी के मोहल्ला साधु शाह नगर निवासी और RPS स्कूल की 9वीं की एक छात्रा ने अपने जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाते हुए लोगों को मास्क बांधकर कोरोना के प्रति जागरूक किया। आज मेरा जन्मदिन है तो कोई भी फेस्टिवल होता है, पार्टी होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उससे अच्छा है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाए, क्योंकि कोरोना आ रहा है। कोरोना का जो न्यू वर्जन है
लोग डर रहे हैं, हमें डरना नहीं है, उससे डट के मुकाबला करना है। आज यहाँ नाई वाली चौक पे मैंने उन लोगों को मास्क बांटे जिनके पास मास्क नहीं था। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब मास्क लगाएं। दाढ़ी बाना निवासी महिला कबड्डी खिलाड़ी मौत मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह ने परिजनों का भूख हड़ताल को खत्म करवा दिया है। डीएसपी ने परिजनों को मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच से करवाने का आश्वासन दिया और साथ ही 3 से 4 दिनों के अंदर जांच शुरू होने की बात की। वहीं परिजनों ने 10 दिन में कार्रवाई न होने पर दोबारा से धरना और भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि गांव दाढ़ी बाना निवासी कबड्डी खिलाड़ी 27 सितंबर को घर से लापता हुई थी और 29 सितंबर की सुबह उसका शव गांव के तालाब में मिला था, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर दादी नारनौल मुख्य मार्ग जाम कर दिया था। वहीं इस घटना के करीब 1.25 महीने के बाद मृतका के दादा ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। अल्टीमेटम दिया हमने 10 दिन का, और 10 दिन के बाद अगर ये कोई ऐसा यूं का यूं रहा मामला तो हम 10 दिन के बाद में पूरी 13 करने को हम यहाँ बैठा। पुराना से पूर्व विधायक रईस खान और पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद के भतीजों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को पुराना सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने घायलों को गंभीर हालत में देखा और मेडिकल कॉलेज नल्ला रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुराना पुलिस ने गांव गोकलपुर निवासी 10 नामजद सहित 60 अन्य के खिलाफ मारपीट, पैसे लूटने, वाहन तोड़ने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। परवेज सनोफ इसराइल ये नीमखेड़ा का रहने वाला है। इसके साथ 2 साथी और गांव मनोता में कुछ सामान लेने गए थे। उन लड़कों को देख के गोकलपुर के 8-7 व्यक्ति आए, जिन्होंने उनको घेर के मारा पीटा। इतने में रईसा खान का लड़का वो मौके पर आ गया था और इतने में गोकलपुर के कम से कम 30-40 लड़के इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने घेर के सभी को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। ना वीडियो बनाऊंगा वहां बना भी हम और गिराते भी हम ही जाना इनने। ऐसा मंत्री है घर में, ये बिंदुकन चलांग मंत्री है तो करो। जींद में डिटेक्टिव स्टाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि नशे की गोलियां खिलाकर लूट करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जयंती देवी मंदिर के पास से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अब तक ये कुल 9 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से 8 मामले जींद से जुड़े हैं, जबकि 1 मामला हिसार का है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर जूस या कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर लूट को अंजाम देती थी। कुरुक्षेत्र में सीआईए 1 की पुलिस टीम ने मोबाइल फोन छीनने की वारदात में दूसरे आरोपी बंटी उर्फ गगन को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सेक्टर 8 के मार्केट में सामान लेने आए छात्र से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उसके हाथ से झपटा मारकर मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।